गिरफ्तारी पर रवीश कुमार ने अपनी फेसबुक पर कुछ लिखा। उन्होंने जो लिखा वो मैं सब आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रवीश कुमार को बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड इस बार मिला है। उनको बधाई बनती है, बधाई दी भी जानी चाहिए। लेकिन जो इनका मार्मिक लेख था, जिससे मर्म समझ में आता है देश के उन पत्रकारों का जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं। वो लिखते हैं, मैं आज क्यों लिख रहा हूँ, अर्णव की गिरफ्तारी के तुरंत बाद क्यों नहीं लिखा। आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला संगीन है, लेकिन सिर्फ नाम भर आ जाना काफी नहीं होता है। नाम आया है तो उसकी जांच होनी चाहिए और तय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। एक पुराने केस में इस तरह गिरफ्तारी संदेह पैदा करती है। महाराष्ट्र पुलिस को कोर्ट में या पब्लिक में स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्रमाण होने के बाद भी इस केस को बंद किया गया था। क्या राजनीतिक दबाव था उसके पीछे? तब हम जान सकेंगे कि इस बार राजनीतिक दबाव ही सही, किसी के साथ इंसाफ तो हो रहा है। अदालतों के कई आदेश हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने के ऐसे मामलों में इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होती है। कानून के जानकारों ने भी ये बात कही है। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस पर संदेह के कई ठोस कारण बनते हैं, जिस कारण से पुलिस की कार्रवाई को महज न्याय दिलाने की कार्रवाई नहीं माना जा सकता। भारत की पुलिस पर अब आंख बंद करके भरोसा करना अपने गले में फांसी का फंदा डालने जैसा है। झूठे मामले में फंसाने से लेकर के लॉकअप में किसी को मार कर अधमरा कर देना, किसी गरीब दुकानदार से हफ्ता वसूल लेने, किसी को भी बर्बाद कर देने का इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे वो पुलिस महाराष्ट्र की हो, चाहे देश में कहीं भी किसी भी राज्य की पुलिस हो। पेशेवर जांच और काम में इसका नाम कम ही आता है। इसलिए किसी भी राज्य की पुलिस हो, उसकी हर करतूत को संदेह के दायरे में देखा जाना चाहिए, ताकि भारत की पुलिस ऐसे दुर्गुणों से मुक्त हो सके। यह राजनीतिक दबाव और अन्य लालच के दबाव में किसी निर्दोष को आतंकवाद से लेकर के दंगों के आरोप में नामजद कर सके। दोस्तों, रवीश कुमार आगे लिखते हैं, अर्णव गोस्वामी के केस में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस के बदले की भावना से कार्रवाई की है। गलत नहीं कहा जा रहा। क्या दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती? अर्णव गोस्वामी ने कभी अपने जीवन में हमारी तरह ऐसा पोजीशन लिया है? मुझे कुछ होगा तो अर्णव गोस्वामी क्या एक लाइन बोल पाएंगे? अगर पुलिस किसी को झूठे आरोप में फंसा देगी तो अर्णव गोस्वामी क्या पहले पत्रकार होंगे जो कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, सही हुआ? पुलिस पर संदेह करने वाले भी गलत हैं। फिर भी एक नागरिक के तौर पर आप अर्णव के केस में पुलिस के बर्ताव का सख्त परीक्षण कीजिए, ताकि सिस्टम दबाव और दोष मुक्त बन सके। इसी में सबका भला है। डॉक्टर कफील खान पर अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा करके 6 महीने बंद रखा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अवैध रूप से रासुका लगाई गई है। उक्त अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अर्णव गोस्वामी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस नाइंसाफी पर कुछ नहीं कहा। भारत में किन के राज्य में प्रेस की स्वतंत्रता अभी खत्म होकर मिट्टी में मिल चुकी है, यह बताने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि कहां प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है। आपको 1 लाख बार बता चुका हूं। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करने वाले मंत्रियों के प्रधानमंत्री ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बिल्कुल अन्वय नायक और कुमुद नायक की आत्महत्या के मामले में इंसाफ मिलना चाहिए। अन्वय नायक की बेटे की कहानी बेहद मार्मिक है। इस बात की जांच आराम से हो सकती है कि अर्णव गोस्वामी के अन्वय नायक से स्टूडियो में बना करके पैसे क्यों नहीं दिए। अर्णव गोस्वामी ने 80 लाख से ऊपर का काम था तो कुछ रसीदी सबूत भी होंगे। अन्वय नायक की बेटी का कहना सही है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून को भी मर्यादा से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जांच की निष्पक्षता की मर्यादा अहम है, तभी लगेगा कि पारदर्शिता के साथ न्याय हो रहा है। राजनीतिक दबाव में केस का खुलना और केस का बंद होना ठीक नहीं है। जब एनडीटीवी पर छापे पड़ रहे थे और एक चैनल को डराया जा रहा था, तब अर्णव का कैमरा बाहर लगा था और लिंचमैन की तरह कवर किया जा रहा था। उनके कवरेज में एक लाइन प्रेस की स्वतंत्रता पर नहीं थी। उनका रिपोर्टर डॉक्टर राय के घर की दीवार फांदने का प्रयास कर रहा था। बीजेपी के मंत्री प्रवक्ता मेरा बहिष्कार करते हैं। एनडीटीवी की सोनिया वर्मा ने ट्वीट कर अर्णव की गिरफ्तारी की निंदा की। एनडीटीवी के कई अन्य सहयोगियों ने अर्णव की गिरफ्तारी की निंदा की है। ये फर्क है
जब 2016 में एनडीटीवी इंडिया को बैन किया जा रहा था तब प्रेस क्लब के बाहर पत्रकार जुटे थे। आप पूछ सकते हैं कि अर्नब और उनके बचाव में उतरे मंत्री क्या कर रहे थे तब, जब विपक्ष के नेताओं पर छापे की आड़ में हमले होते हैं। अर्नब हमेशा जांच एजेंसियों की साइड लेते हैं। अर्नब ने मोदी सरकार पर क्या सवाल उठाए हैं, बेरोजगारी से लेकर किसानों के मुद्दे कितने दिखाए हैं, ये सब दर्शकों को पता है, पूरा देश जानता है। उल्टा अर्नब गोस्वामी सरकार पर उठाने वालों को नक्सल से लेकर के राष्ट्र विरोधी तक कहते रहे, भीड़ को उकसाते रहे, झूठी और अनर्गल बातें करते रहे। ये कहीं से पत्रकार नहीं लगते। उनका बचाव पत्रकारिता के संदर्भ में करना उनकी तमाम हिंसक और भ्रष्ट हरकतों को सही ठहराना हो जाएगा। अर्नब की पत्रकारिता रेडियो रेवांडा का एक ऐसा उदाहरण है जिसके इस एक एंकर ने भीड़ को उकसा दिया था और लाखों लोग मारे गए थे। अर्नब ने कभी भीड़ की हिंसा में मारे गए लोगों का पक्ष नहीं लिया। पिछले 4 महीने से अपने न्यूज चैनल में जो वो कर रहे हैं उस पर अदालतों की कई टिप्पणियां आ चुकी हैं। तब किसी मंत्री ने क्यों नहीं कहा कि कोर्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रहा है, जबकि मोदी राज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को जितनी बार उभारा गया है उतना किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। हर बात में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा बताई और दिखाई जाती है। एक बार अर्नब हाथरस केस में योगी पुलिस को ललकार कर देख लेते, मुख्यमंत्री योगी को ललकार कर देख लेते, जिस तरह से उद्धव ठाकरे को अपने चैनल पर ललकार रहे थे। उद्धव ठाकरे ने प्रचुर संयम का परिचय दिया है और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, जिनकी छवि एक मारपीट करने वाले लोगों की रही है। कई हफ्तों से अर्नब बेलगाम पत्रकारिता की हत्या करते हुए हर संवैधानिक मर्यादा की धज्जियां उड़ा रहे थे। पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया है कि यूपी के पत्रकारों के खिलाफ 50 से अधिक मामले दर्ज हुए। क्या अर्नब में साहस है कि वे योगी सरकार को ललकार दें इस मसले पर? वो आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वो सीमा की बात करने लगेंगे और अर्नब पर रासुआ लगा दिया जाएगा। डॉक्टर कफील खान की तरह गौरी लंकेश की हत्या के मामले में अर्नब ने कैसे कवर किया था या नहीं किया था? द वायर के संस्थापक हैं सिद्धार्थ बरदराजन। अर्नब गोस्वामी सिद्धार्थ बरदराजन के बारे में क्या कहते रहे हैं आप रिकॉर्ड निकाल करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर सिद्धार्थ बरदराजन ने उनकी गिरफ्तारी की पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं, निंदा की है, उसी तरह के कई ऐसे लोग हैं जो अर्नब के पक्ष में उतरे। बीजेपी के मंत्री और समर्थकों की लाचारी देखिए। सुन रहे हैं कि कहां गए संविधान की बात करने वाले? पत्रकार रोहिणी सिंह एक जवाब देती हैं राकेश सिन्हा को। संविधान की बात करने वालों को तो आपने जेल में डाल दिया है, कुछ को दंगों के आरोप में फंसा दिया है। उनकी समस्या है कि जिन्हें आप नक्सल कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, उन्हीं को ऐसे वक्त में खोजते हैं कि वो अर्नब को बचाने के लिए उतर आएंगे। अनेकों ऐसे प्रमाण हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने भी निंदा की है, जबकि अर्नब इसके सदस्य तक नहीं है। अर्नब ने हमेशा इस संस्था का मजाक उड़ाया है। क्या न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन किसी ऐसे छोटे चैनल के पत्रकार की गिरफ्तारी पर बोलेगा जो उसका सदस्य नहीं है? जाहिर है केंद्र सरकार अर्नब के साथ खड़ी है। किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, पत्रकारिता के हर पैमाने को ध्वस्त किया गया है। जिस तरह पुलिस कमिश्नर को ललकार रहे थे वो पत्रकारिता नहीं थी। मैंने कल इस मामले में कुछ लिखा क्योंकि प्राइम टाइम के अलावा कई और काम भी हैं। मैं लंबा लिखता हूँ इसलिए टाइम भी चाहिए होता है। जब गिरफ्तारी की खबर आई तो मैं व्हाट्सएप पर था, फिर तुरंत कपड़े धोने चला गया। नील डालने के बाद बनियान में सफेदी नहीं आ रही थी, उसे जूझ रहा था। तभी किसी ने फोन किया, किसी का फोन आया कि चैनल खोलिए, अर्नब गिरफ्तार हुए हैं। मैंने कहा उन्हीं जैसों के कारण तो मेरे घर में न्यूज चैनल नहीं खुलता है। खैर जब बनियान धोने के बाद पंखे की सफाई के लिए ड्राइंग रूम में आया तो चैनल खोल दिया। पंखे पर जमी धूल आंखों में गिर रही थी, मीडिया पर जमी धूल चैनल पर दिखाई देने लगी थी। वैसे कुछ दिन पहले फेसबुक पर रिपब्लिक चैनल के मामले में एडिटर्स गिल्ड्स की प्रतिक्रियाएं पोस्ट की थी कि किसी एक पर आरोप है तो आप पूरे गांव पर मुकदमा नहीं कर सकते। लेकिन मैं अर्नब का घर देख करके हैरान हो गया। रोज 6000 शब्द टाइप करके मैं गाजियाबाद के उस फ्लैट में रहता हूँ जिसमें कुर्सी लगाने भर के लिए बालकनी नहीं है। अर्नब का घर कितना शानदार है, ईर्ष्या से नहीं कह रहा। मुझे किसी का भी अच्छा घर अच्छा लगता है। एक रोज किसी अमीर प्रशंसक ने घर आने की जिद कर दी, तब मैं थोड़ा सा हैरान था, सकचा रहा था। और जब वो प्रशंसक मेरे घर आया तो उसने आते ही बच्चों के सामने कह दिया, बस यही घर है आपका। हमने तो सोचा था
कि आलीशान फ्लैट होगा। एक मोहतरमा तो रोने लगी, मेरा घर ले लीजिए। करुणा के कारण जब घर में एंकरिंग करने लगा तो मेरे घर में झांकने लगे आसपास के लोग। उन्हें लगा कि रवीश कुमार शाहरुख खान है। जल्दी ही उन्हें मेरे घर की दीवारों से निराशा हो गई। मैं ठीक ठाक कमाता हूँ और किसी की चीज की कमी नहीं है। मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है। मेरी तरह मेरी 13 साल पुरानी कार को देखकर कई बार लोगों को लगा कि किसे बुला लिया अपनी महफिल में। वैसे ईश्वर ने सब कुछ दिया है। लोगों ने इतना प्यार दिया है कि 100 फ्लैट कम पड़ जाए उसे रखने के लिए। मैं अर्णव के शानदार घर के सामने एक अदना सा मजदूर महसूस करता हूँ, असंगठित क्षेत्र का। मेरे बोले का कोई मोल नहीं है या नहीं है। एक अदना सा पत्रकार एक चैनल मालिक के लिए बोले, ये मालिकों का अपमान है। मैं तो बस अर्नब के घर की खूबसूरती में समा गया, कल्पनाओं में खो गया। ड्राइंग रूम की लंबी चौड़ी शीशे की खिड़की के पार नीला समुंदर बेहद सुंदर दिखाई दे रहा था। अरब सागर की हवाएं खिड़की को कितना